गवर्नमेंट को छोड़ नहीं रहे आप, राइट फ्रॉम द डे ऑन गवर्नमेंट स्कूल, फिर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर और फिर वापस गवर्नमेंट में। वो अपने घर पे जाके बता देंगे कि हमारे पाठा वारिस बने। बहुत सारे स्टेटस लगाए सब बच्चे। कुछ दुखी भी होंगे कि यार गुरुजी चले जाएंगे। रिजल्ट के बाद में लाइफ कैसे चेंज हुई है, क्या बदलाव आए अपनों में, दूसरों में, या फिर आपकी खुद की लाइफ में? बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना सर, उसमें लैंग्वेज बदली है सर, कंटेंट तो वही लिखना है फिर, है ना, बस वो पूछने का तरीका बदला है। और उसको पढ़ने लगा कि वो स्टेटमेंट में दे दिया तो कोई अलग सी चीज होगी, जबकि बातें वो बेसिक लिखनी है। तो आपकी जितने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, आप जैसे कहीं बीच में पहुंच गए, तैर रहे हो, तालाब के बीच में चले गए, अब आपके पास दो रास्ते, या तो आप इधर मुड़ के आओ या आप उधर जाओ, दोनों ही केस में आधा रास्ता तय करना है। कलम सीरीज मैंने सर इसकी फॉलो करी थी, तो वो आंसर राइटिंग में मुझे बेनिफिट मिला, वरना उससे पहले मैं केवल पढ़ रहा था, मुझे लिखने का समझ नहीं आ रहा था। एक शेर है सर कि यदि तरीके जिंदगी तारीकियों में ले जाए तो जुनूने मोहब्बत बेवजह, यानी एक मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? ठीक है सर, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम करण मेघवंशी है, मेरी अभी आरएस में 18वीं रैंक लगी है। मैं गांव जूनिया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर का रहने वाला हूँ। 10वीं क्लास मैंने गवर्नमेंट स्कूल जूनिया से पास करी, 12वीं मैंने गवर्नमेंट स्कूल केकड़ी से की है, ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से की है मैथमेटिक्स से, और उसके बाद मैं 2020 से जो सेकंड ग्रेड टीचर मैथ्स के पद पे कार्यरत हूँ। गवर्नमेंट को छोड़ नहीं रहे आप, राइट फ्रॉम द डे ऑन गवर्नमेंट स्कूल, फिर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर और फिर वापस गवर्नमेंट में। जी सर। चलो बढ़िया लगा सर। कहाँ से सर जर्नी स्टार्ट हुई आरएस की? कब सोचा पहली बार कि यार आरएस की तरफ जाना चाहिए? सर बहुत पहले से, स्टार्ट में जब होता है ना कि गांव वगैरह में रहते, तो जो कुछ कह देता है वो अपन उसी को मान लेते हैं। तो 11 मतलब जब मैं कॉलेज में था तो मेरा ये था कि सिविल सर्वेंट बनना है, कहीं थोड़ी मैगजीन वगैरह पढ़ी, किसी के इंटरव्यू पढ़ लिए ऐसे, तो वहाँ से था कि सिविल सर्वेंट बनना है। पर फिर जब जॉब लगी एक बार, तो या फिर उससे जॉब कॉलेज टाइम के जस्ट बाद से जो थोड़ा देखा, दुनिया देखी, तो एक समझ में आया कि सिविल सर्वेंट अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकता है, सेम टाइम में सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है मतलब। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, सिविल सर्वेंट कोई ऐसे सिविल सर्वेंट थे जिनसे देख के इंस्पायर हुए कि यार ये आदमी ऐसा काम कर रहा है तो यार? नहीं, पर्टिकुलर ऐसे सर कोई नहीं थे सर। अच्छा ठीक है। तो पहली बार फिर आरएस के बारे में कैसे सोचा? 2019 के आसपास, 20 के आसपास फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी, तो फिर मैंने तैयारी 2020 के आसपास से तैयारी स्टार्ट करी थी। 5-6 साल की जर्नी है। 5-6 साल की जर्नी। बीच में फेल वगैरह भी हुए? जी सर, 21 वाला फेल हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या सर, मैं 19 से मैंने थोड़ा बहुत तैयारी स्टार्ट किया था, और फिर मैं सेकंड ग्रेड टीचर में मैं सर सबसे पहले क्या हुआ, मैंने 2018 में सेकंड ग्रेड टीचर और एक एलडीसी जो राजस्थान एलडीसी, उसमें दोनों में एग्जाम दिया। फिर एलडीसी में मेरे को सेक्रेटरीट सर्विस अलॉट हुई सचिवालय, और सेकंड ग्रेड में मेरे को जालोर पोस्टिंग मिली, तो मैंने सेक्रेटरीट सर्विस ज्वाइन की सबसे पहले। तो 4-5 महीने में सेक्रेटरीट में रहा एलडीसी के पद पे। फिर 2020 में मैं जालोर चला गया, जालोर फिर टीचिंग जॉब के लिए। तो थोड़ा सा ऐसा भी रहा कि यार ये जयपुर में सेक्रेटरीट छोड़ के टीचर के लिए जालोर जा रहा है, तो वो थोड़ा रिग्रेट था सर। और बीच में लगभग 1-2 साल फिर मैंने एक तरह से छोड़ ही दी थी पढ़ाई, क्योंकि जालोर में क्या, घर से दूरी भी थी, वहाँ स्कूल भी दूर थी, खाने का आने जाने का सारा ही। तो बीच में 1-1.5 साल थोड़ा ऐसा था कि ऑलमोस्ट छोड़ ही दी। 21 वाला प्री पास हो गया था, पर मेंस में ऐसा हो गया कि पढ़ ही नहीं पाया, मतलब कोरोना की ड्यूटीज वगैरह ऐसे करके। तो 21 वाला मेंस में फेल हो गया था सर। अच्छा। फिर वापस ये लगभग 2 साल 1.5 साल गैप के बाद में मैंने 23 में वापस तैयारी स्टार्ट करी थी सर। अच्छा, गुड। तो ये जॉब वाली प्रॉब्लम बहुत बच्चों को है, मतलब जैसे अभी कल परसों एक कैंडिडेट आए थे, वो जॉब छोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि यार मैं उनसे कैसे कम्पीट करूं जो 24 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं, और जो कंप्लीटली तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसे लगता है कि यार जॉब वालों के पास वो टेंशन नहीं है कि जॉब नहीं है, तो वो फ्री माइंड से पढ़ रहे हैं। तो ये क्या? देखो सर, एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग कुछ ही नहीं होता है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मतलब जॉब वालों के साथ सर वो टाइम वाला इशू तो रहता ही है, पर आप यदि सही से मैनेज करो, मतलब आपका ये है कि आप इधर उधर टाइम खराब नहीं करो, एनर्जी वेस्ट नहीं करो, और आप आके देखो जॉब वालों के साथ बढ़िया चीज ये है कि आप टारगेट पढ़ो, 4-5 घंटे, आप 5-6 घंटे भी पढ़ लोगे, मैनेज हो जाएगा, और आप फोकस्ड होकर ज्यादा पढ़ पाते हो। जॉब के साथ बढ़िया चीज ये है कि आप फोकस्ड होकर पढ़ पाते हो, मैनेज कर लेते हो चीजों को, आप फाइनेंशियल उससे भी फ्री होते हो। आप बाहर रहते हो तो कितना खर्चा, क्या फाइनेंशियली आप फ्री रहते हो। साथ के साथ ये रहता है कि आपको एक जॉब वाली टेंशन नहीं रहती है, मतलब आप क्या रहता है कि ठीक है जॉब तो है ही, बैकअप रहता है मतलब। और क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है सर, अगर आपका, और जितना इसमें सब्जेक्टिविटी है, अगर आप एक आधा एग्जाम फेल हो गए तो आप 3-4 साल पीछे हो जाओगे। तो जॉब वाला वो देखने का नजरिया है सर, मुझे लगता है जॉब सही रहती है, आपका बैकअप रहता है। हाँ, आप 22-23 साल के हो तब आपको इतना नहीं सोचना चाहिए, अगर लेकिन एक एज हो गई तो उसके बाद आपको ऑब्वियसली
जॉब के बारे में सोचना चाहिए। 25-26 के बाद में प्लान बी पे काम कर देना चाहिए 25-26 के बाद। शादी वगैरह हो गई सर? नहीं सर, मैं अभी अनमैरिड। अच्छा, तो चलो ठीक है, एक ही चीज मैनेज करनी पड़ी जी आपको, जी जॉब। जी, ठीक ये है, तो है। क्योंकि जॉब और शादी फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की बहुत ज़्यादा आ जाती है। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? घर में कोई सिविल सर्वेंट है ऑलरेडी? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड से स्टार्टिंग में बहुत ऐसे था, अपने पापा किराने की दुकान है सर, और मम्मी आंगनबाड़ी में है। अच्छा। तो इनिशियली चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट थी सर। फिर बाद में भैया, बड़े भैया हैं मेरे, डॉक्टर हैं वो, तो हम दोनों पढ़ने में थोड़े ठीक थे। तो फिर भैया ने MBBS करी और मैं साथ के साथ तैयारी करता रहा। तो उस वक्त ये था कि वो सिविल सर्वेंट बनने का शुरू से था, पर पहले ये था कि जिस तरह की स्थिति थी, ये था कि नहीं, पहले जॉब होना जरूरी है मतलब। तो इसलिए जॉब के लिए मेहनत करी। फिर भैया 2018 में डॉक्टर लग गए, हम मेडिकल ऑफिसर है वो, अभी गायनेकोलॉजिस्ट हो गए वो। अच्छा। और उसके बाद मेरी भी 2020 में जॉब लगी LDC की, उसके बाद सेकंड ग्रेड की। चलो, एजुकेशन मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। हाँ बिल्कुल, दोनों भाई हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। वो भी गजेटेड बन गया। तो एजुकेशन बेस्ट है। मैं मानूंगा कि मैं आज देखता हूँ, आज से मतलब सर एक टाइम था जब मेरे घर में बिजली बिल की लड़ाई हो जाती थी सर, और उसके बाद से आज सब ठीक है, तो चीज़ें थोड़ा मतलब बदल जाती है। मतलब मुझे एजुकेशन आपकी लाइफ को रात दिन में बदल सकता है सर। सही बात है, सही बात है। तैयारी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सर, कि जैसे RBSc NCERT वगैरह है, जी। ये बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ी आपने या कोचिंग नोट्स का यूज किया? क्या सजेशन देना? देखो, आप अगर बिगिनर हो, बिल्कुल आप कॉलेज में हो, तब आप NCERT वगैरह RBSc पढ़ लीजिए। लेकिन यदि आप कहीं फाउंडेशन वगैरह आपने ज्वाइन कर रखा है, तो फिर आप उस नोट्स को पढ़िए। सिर्फ उनसे भी काम नहीं चलेगा। चल जाता है सर, क्योंकि आप देखो सर, आप जैसे आपके नोट्स हैं वो भी रिसर्च करके बनाए हुए हैं RBSc NCERT GNU NOIS से, तो उनसे भी काम चल जाता है सर, ऐसा कुछ नहीं। आप लेकिन एक तैयारी का आपका एक स्तर हो गया, उसके बाद आप NCERT RBSc पे जाते हो, तो फिर वो कोई बेनिफिट नहीं होता सर, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो चुकी होती है। सही बात है। शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते थे? जी सर, शॉर्ट नोट्स बनाता था। मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स ऐसे हैं कि शॉर्ट नोट्स तो सर मस्ट है, अगर ये मान के चलो, क्योंकि आपको ये मान के लो लास्ट की 15 से 20 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना पूरे है। 23 अब आपके पास शॉर्ट नोट्स या अगर बड़े बड़े रजिस्टर उठाओगे तो फिर तो होगा ही नहीं सर काम। और शॉर्ट नोट से सर ये रहता है ना कि आपको पॉइंट में चीज़ें याद आ जाती है, और आपको वहाँ कीवर्ड याद आना चाहिए, आप फिर लिख देते हो। और शॉर्ट नोट्स को 4 से 5 बार रिवाइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बार केवल बनाने से काम नहीं, वो 4 से 5 बार रिवीजन पे आपका क्या कहना है? सर रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतना आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा है। मतलब जैसे आप अभी बता रहे थे कि यदि आप किसी नोट्स को या किसी कंटेंट को 4-5 बार रिवाइज नहीं कर सकते, तो उसको शुरू ही मत करो। हाँ, ये हाथ ही मत लगाओ। बिल्कुल, कम से कम आपका कोई भी आप पढ़ो जो आप कम से कम 5-6 बार रिवाइज कर सको। ठीक है। फेल होने के बाद में अपने आप को वापस खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चे भी आते हैं जो मेंस फेल हो गए या इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया, वो बोलते हैं कि आप समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, पिछले मेंस में कैसे वापस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हाँ, ये सर मुश्किल रहता है सर, मैं भी वुमन ही हूँ, तो मुझे भी ऐसा रहा कि क्या करेंगे। बट वो जब सर, अगर आपको अगर एक सेटिस्फेक्शन है कि आपने 100% दिया था और उसके बाद आप फेल हुए, तो उसमें तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप फिर और देखो सर, आप जैसे कहीं बीच में पहुंच गए, तैर रहे हो, तालाब के बीच में चले गए, अब आपके पास 2 रास्ते, या तो आप इधर मुड़ के आओ या आप उधर जाओ, और दोनों ही केस में आधा रास्ता तय करना है। बहुत सही एनालॉजी आपने दी है। तो आप ये काम करो, फिर आप आधा उधर जाओ सर। ये मेरा था, एक बार मैं तालाब में तैरने गया, तो वो पेंट से वो फुला कर मैं उस पर तैरा था, मेरे को तैरना नहीं आता। अब मैं आधा पहुंच गया और मुझे लगा इसकी हवा निकल रही है। फिर मैंने पीछे देखा तो मैंने कहा आधा उधर है आधा उस तरफ है, तो फिर मैं उस तरफ गया, क्योंकि उससे मैं पूरा तालाब क्रॉस हो गया, वो पार भी हो गया। तो आप गिव अप, अगर देखो आपके पास कुछ ऑप्शन है, आप अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, आप लोग बिजनेस कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तब तो फिर भी ठीक है, आप वो जा सकते हो। लेकिन यदि आपके पास यही है कि मुझे आज नहीं कल पढ़ना पड़ेगा, सही बात है, आज नहीं कल पढ़ना पड़ेगा, तो उस केस में फिर ये कि फिर उसको जितना जल्दी आप वापस स्टार्ट कर दो उतना बढ़िया। ठीक है। फैमिली मेंबर्स का कितना सपोर्ट रहा ऐसे कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि भाई तू छोड़ दे, बहुत सारे, या फिर मोटिवेट किया? बहुत देखो आप, मैं तो ये कहता हूँ सर, पेरेंट्स से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को, 3 इडियट्स में वो राजू रस्तोगी जब सुसाइड कर लेता है, तो वो उसके पर्स में उसके माँ बाप की फोटो रखता है कि तो उसके दिमाग में नेगेटिव क्या, तो आप अपने पेरेंट्स को देख के मोटिवेट हो सकते हो। पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा सर, क्योंकि देखो मैं तो मानता हूँ कि जब तक कोई भी बड़ी चीज़ है ना, जब तक दोस्तों का, पेरेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, तब तक चीज़ें ईजी नहीं रहती है। मतलब तो भैया का भी अच्छा सपोर्ट था, उन्होंने कहा कि नहीं तू तैयारी कर आराम से, बढ़िया। शादी का सबसे बड़ा सर, जो एक वरना ही होता है ना कि गाँव से तो 24-22 में शादी का, तो उन्होंने शादी से भी फ्री रखा कि बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। हाँ, कि उन्होंने बिल्कुल परेशान नहीं किया कि तू यहाँ शादी कर या अभी कर, बोले ठीक है तो एक बार एग्जाम दे ले, फिर देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है उस चीज़ का। अच्छा सर, ये चेंजिंग पैटर्न
हो रहा है आरपीएससी का, किस तरीके से एस्पिरेंट अपने आप को डाले, क्या चेंज करने की जरूरत है, क्या चेंज हो रहा है एक्चुअली? देखो सर, चेंज ये हो रहा है कि थोड़ा सा करंट का वेटेज बढ़ गया, और बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना सर, उसमें लैंग्वेज बदली है सर, कंटेंट तो वही लिखना है फिर भी, है ना, बस वो पूछने का तरीका बदला है, और उसको अपन ने लगा कि वो स्टेटमेंट में दे दिया तो कोई अलग सी चीज होगी, जबकि बातें वो बेसिक लिखनी है। तो आपके जितने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, और आपको बस ये क्वेश्चन, आपको ये समझ में क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी ना सर, तो हो जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं। और आप बस थोड़ा करंट ऐड कर लीजिए, और सर अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो कट ऑफ तो वैसे भी कम जा रही है। सही बात है, आपको तो वो टॉप 1% में टॉप, रहना है। हाँ, सीधी सी बात तो है। कट ऑफ कम जा रही है, तो वो वैसे भी कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा उस चीज़ का इतना। हाँ मतलब देखो, हमारे मानने है कि भाई भगवान बुद्ध तो है नहीं कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान वही है, वही आरबीसी एनसीईआरटी या नोट सब वही पढ़ रहे हैं। जी जी सर, बस वही है कि अपने आप को माइंडसेट को चेंज करो कि भाई हूबहू पर्सन नहीं छपेंगे, नहीं छपेंगे, न तो नोट से छपेंगे न टेस्ट से छपेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे 200 में से 100 नंबर के, जो वहाँ पे आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा दिमाग। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये सर, आप, मैं तो मानता हूँ कि जैसे जहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो सर, ज्योग्राफी से सीधे पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से करंट के योजनाएं वगैरह सीधी पूछी जाती है। एथिक्स में भी एक तरह से आप मान लो आपकी कंसेप्चुअल समझ बढ़िया, तो आप लिख दोगे जो आप याद करके गए हो। और जैसे स्टेट पॉलिटी में लगभग सीधे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अगर आप हिंदी, इंग्लिश और कुछ सब्जेक्ट जो अच्छे सीधे पूछे जाते हैं, जहाँ से सीधे प्रश्न आएंगे, वो अच्छे से कर लो, और थोड़ा बहुत करंट ऐड कर लो, तो हो जाएगा काम सर। ऐसा आपने एथिक्स की बात की, मुझे एथिक्स से कनेक्ट याद आता है सीधे। क्या रोल रहा कनेक्ट का सर आपकी सर? बहुत, मैं एथिक्स में सर, जहाँ से मैं पढ़ रहा था, वो थोड़े वो नोट्स मुझे थोड़े, वो उनके पास एग्जाम्पल वगैरह या उनको यूज कैसे करना, उसके बारे में मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही थी। फिर मैंने कनेक्ट सिविल के नोट्स लिए एथिक्स के सर, उससे फिर मेरे को एग्जैक्ट पता चला कि अच्छा इनको यूज कैसे करना है, एग्जाम्पल उसमें थे। तो मेरी एथिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कनेक्ट सिविल का काफ़ी योगदान है सर। उसके अलावा सर जैसे आंसर राइटिंग वगैरह में, कलम सीरीज मैंने सर इसकी फॉलो करी थी, तो वो आंसर राइटिंग में मुझे बेनिफिट मिला, वरना उससे पहले मैं केवल पढ़ रहा था और मुझे लिखने का समझ नहीं आ रहा था। तो आपको क्या लगता है आंसर राइटिंग का कितना बड़ा रोल है सर? सर लिखने का पेपर, और मेंस में ही देखो, इंटरव्यू में कल मार्क्स आए हैं, तो आपको पता है कि इंटरव्यू में तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप जितने मेंस में स्कोर करो वही, फिर जुड़ता नहीं है। तो आपके पास ले देखिए मेंस है जो आपके हाथ में है, और वो लिखने का एग्जाम है, तो आप जितना लिखोगे वो आंसर राइटिंग का ही है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको नॉलेज बहुत होती है, पर वो उतना उसको डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं, आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। दूसरा एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने कुछ दोस्तों के साथ मेरे को लगा, जिसकी राइटिंग खराब है सुधार लेना। अच्छा, फर्क पड़ता है ना? बहुत फर्क पड़ता है। मेरे से भी ज्यादा मेहनती थे वो, लेकिन राइटिंग खराब थी और उनको नंबर नहीं मिले सर। तो क्योंकि वो प्रोफेसर का, हाँ, आप देखो, आप एग्जाम तैयारी कर रहे हो और आप लिखोगे और उसको समझ में लेजिबल ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो कहाँ से नंबर देगा आपको? तो आप 1-8 महीना, अभी टाइम भी है, 1-2 महीने आप ना रोज 1-2 घंटे अपनी राइटिंग पे काम करो, जिसकी राइटिंग खराब। मतलब सर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भाई आपको कर्सिव राइटिंग या फिर कैलियोग्राफी करनी है, लेजिबल होना, लेजिबल, आपको समझ में, सामने वाला समझ में आना चाहिए वो आप लिख क्या रहे हो। सही बात है, सही बात है। तो आंसर राइटिंग आप सर डेली करते थे या फिर टेस्ट सीरीज के थ्रू ही की? सर मैं वो 10 नंबर, वो सॉरी 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के जो आते हैं, वो फॉर्मेट का रजिस्टर ला रखा था मैं। तो जो भी मैं पढ़ता, और फिर मुझे लगता है कि इसको लिखा जाना चाहिए, अगर कोई डेफिनेशन पढ़ी तो मैं 2 नंबर वाले में लिख लेता। ठीक है। कोई ऐसा लगा कि यहाँ से 5 नंबर का पूछ सकते तो 5 नंबर में लिख लेता। अच्छा। और तो आंसर राइटिंग को आपने एक तरीके से पढ़ने के साथ आप लिख के पढ़ो, मतलब मेरा पर्सनल, आप लिख के पढ़ना चाहिए, याद भी ज्यादा रहता है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ हो जाती है। ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती जैसे लेटर फेज में, जैसे पहले तो आपने कोचिंग वगैरह कर ली, तो फिर आप कैसे डाउट कैसे क्लियर करते थे? यूट्यूब के थ्रू या AI चैट GPT कैसे क्या करते थे? देखो सर, जैसे कोई अगर 2-4 स्टैंडर्ड बुक थी, मतलब तो ये जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत वगैरह है, तो कोई वहां से देखो डाउट आते हैं मोस्टली पॉलिटी में, इकोनॉमी में। और सर आजकल यूट्यूब वगैरह इतना सारा है कि गूगल है, AI है, आप कहीं से आपको अपना डाउट बताना है, मतलब आपको बस क्यूरियस होना है और कुछ नहीं है सर। तो मतलब ये सब यूज करना गलत नहीं है? कोई गलत नहीं है सर, मैं तो मानता हूँ सर कुछ ही गलत नहीं है, आप तो सिलेक्शन लेने पे ध्यान दो। समझ में आनी चाहिए। हाँ, आप वैसे ना अपन क्या सर भावनात्मक रूप से लग जाते हैं कि ये यहाँ से पढ़ूंगा और वो वहाँ से पढ़ूंगा। ये आप तो ये देखो सर, कोई कुछ नहीं, आप तो जो भी चीज़ है आपके लिए काम कर रही है, आपको लगता है इससे बेनिफिट और मेरा सिलेक्शन हो सकता है, आपका फोकस अपने सिलेक्शन पे होना चाहिए बजाय कि दूसरी चीज़ों। सही बात है। कोई एक मेजर गलती जो आप चाहते हो कि यार एस्पिरेंट्स ना करे, जो आपने की और आपका टाइम खराब हो? सर एक तो सबसे बड़ी गलती तो सर कि मल्टीपल सोर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने करी थी थोड़ी बहुत, पर मेरे को टाइम रहते समझ में आ गया,
तो मल्टीपल सोर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, एक ही सोर्स रखो, उसी की बार बार रिवीजन करो, एक लिखने की प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया सर शॉर्ट नोट्स बनाना। स्टार्टिंग में मैं खुद भी पढ़ रहा था, लेकिन शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनानी चाहिए। अभी आपके पास टाइम भी है, शॉर्ट नोट्स जितने ज़्यादा हो सको उतने ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता था, कैसे हैंडल किया? इंस्टा वगैरह चलाते हो? हाँ चलाता हूँ सर, मैं इंस्टा चलाता हूँ, एक्स पे हूँ। अच्छा। और अपने फेसबुक तो नहीं है अकाउंट, लेकिन उसको भी तो मैं यूज नहीं, काफी नई आउटडेटेड जनरेशन, हाँ, न्यू आउटडेटेड जनरेशन है। अपने पापा इंस्टा वगैरह चलाता था सर मैं। इंस्टा का ये था कि देखो सर, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत बोर वोर तो हो ही जाते थे, तो मैंने जो मेरा मेन अकाउंट है वो तो डीएक्टिवेट कर दिया था। अच्छा। हाँ, और एक मेरा एक पोइट्री का अकाउंट है, कुछ मतलब ऐसे पहले मैं कभी लिखता था, उसका कुछ बना रखा था मैंने, तो कभी कभार 5-7 दिन में उसको लॉगिन करके उसको थोड़ा स्क्रॉल कर लिया, तो उससे थोड़ा टाइम पास हो जाता है। मतलब एक तरीके से आप पढ़ाई से थोड़ा सा वो होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। हाँ, गाने सुनता था सर मैं, गाने सुनने के शौक है, तो गाने काफी सुनता था। अच्छा। पढ़ाई कैसे करते थे? ग्रुप स्टडी करते थे या सोलो? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई रहे ही नहीं, ऐसे कोई दोस्त इस तरह की, तो मैं सोलो ही पढ़ता था सर। लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। अच्छा। और वहाँ बस ये होता था कि वहाँ दोस्त एक दो दोस्त बना लेते थे जिनसे मैं बातें कर लेता था थोड़ा बहुत। देखो रिफ्रेश रखना जरूरी है, खुद को रिफ्रेश करते रहो। आपको जिन भी चीजों से आप रिफ्रेश होते हो, खुद को रिफ्रेश करो, वापस पढ़ लो। और सर 30 के 30 दिन कोई नहीं पढ़ता है सर, एक आध दिन सबका ऊपर नीचे आता है। आप कोशिश करो वीक में 5 दिन 6 दिन पढ़ने की, बाकी एक आध दिन आप अपना करते रहो जो भी है। बच्चों को क्या पढ़ाते थे आप? सोशल मैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। तो एक चीज़ बताओ, ये आरएस की जो तैयारी वाली जो जर्नी है, इसमें मुझे लगता है टीचर इतना रिफाइन हो जाता है कि बच्चों को फायदा होता है, इवन गवर्नमेंट स्कूल के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत। मैं अभी जैसे मेरे वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड टीचर नहीं है ज्योग्राफी के, है ना, तो मैं 11th-12th को ज्योग्राफी में ही पढ़ाता हूँ। कभी कोई सर नहीं आया, क्लास खाली, तो मैं कोई सी भी सब्जेक्ट जाके, वो बच्चे इंप्रेस भी हो जाते हैं कि यार सर मैथमेटिक्स के टीचर है, लेकिन पॉलिटी भी इतना अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक इंग्लिश के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, बच्चे करंट सर पढ़ाएंगे। हाँ, क्योंकि तैयारी इधर इतनी हो जाती है ना लोगों की। ये भी चलो अच्छी चीज़ है। तो मैं तो सरकारी स्कूल के सारे टीचरों से निवेदन करूंगा कि तैयारी करते रहो आप। हाँ बिल्कुल, रिफाइन होती जाएंगी। नहीं होगा सिलेक्शन तो भी आप बेस्ट बन के निकलोगे वहाँ से। ये सर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो एक टीचर लगने के बाद बहुत सारे के अपडेट होना बंद हो जाते हैं, फिर वो पढ़ाने का तरीका सब कुछ वो बच्चे नहीं सीख पाते कुछ उनसे। और फिर वो सरकारी स्कूल में माहौल भी तो इम्प्रूव होता है ना। हाँ भाई टीचर ये तो पटलाई कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हो, और एक आप सब्जेक्ट की बातें। मेरे सिलेक्शन के बाद में, जैसे मैं जब से तैयारी कर रहा हूँ तो सब बच्चों को पता है कि सर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मतलब अब जब सिलेक्शन हो गया, अब वो इतना वो उनको समझ में आ गई कि अब वो समझ गए कि आरएस में कैसे क्या होता है। उनको वो पूछते रहते हैं सर कौन से सब्जेक्ट आते हैं। अब देखो सर, अगर उनमें से एक बच्चा भी अगर कुछ करेगा ना, तो वो तो अपने आप में मुझे लगा वो बड़ी अचीवमेंट लगेगी। सही बात है, सही बात। अगर एक मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पूरी स्कूल के बच्चे कुछ कर जाए, पर एक बच्चा भी कुछ सोचे कि मैं पढ़ूं, नौकरी लगूं या कुछ, तो वही सर वो ज्यादा बड़ी अचीवमेंट लगती है। इंस्पायर करते हो आप जब आप कुछ करते हो तो बच्चों को। हाँ सर, हम लोग वो हो जाते हैं लोग, मतलब हाँ, मतलब अपने आप ही हो जाते हैं ना जब आप, वही है कि एक तो आप बातों से इंस्पायर कर रहे हो, एक आपने निकाल लिया एग्जाम, कर्म करके निकाल लिया, तो बच्चे अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे। वो अपने घर पे जाके बता देंगे कि हमारे मार्ट साहब आरएस बने। बहुत सारे स्टेटस लगाए सर बच्चे ने। कुछ दुखी भी होंगे कि यार गुरुजी चले जाएंगे, इतने अच्छे गुरुजी चले जाएंगे। वो कह रहे थे, मैं जब करा था दिवाली छुट्टियां लगने वाली थी, तो मैं बच्चों को कह रहा था, मैंने कहा यार तुम ना प्रार्थना करना मेरे लिए। तो फिर वो एक दो तो सर फिर हमें पढ़ाएगा कौन। लक का कितना फैक्टर है सर इस एग्जाम में? सर लक का बहुत बड़ा फैक्टर है। मानते हो सर। मैं देखो सर, कोई भी टॉपर, मैं कुछ अपवाद छोड़ दो, बाकी कोई टॉपर ही नहीं कह सकता है कि जो पहले हो कि मेरी टॉप 100 आ जाएगी या टॉप 200 में, क्योंकि सर इतनी सब्जेक्टिविटी है, स्पेशली मेंस में सब्जेक्टिविटी है, इंटरव्यू में सब्जेक्टिविटी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने इस तरह का थोड़ा रखिए कि आपके अराउंड आपके लिए लोग अच्छा सोचे, ताकि उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है, वो आपके लिए लक के रूप में काम कर जाते हैं। अच्छा काम करते रहो। हाँ, आप अच्छा काम करते रहो, लोग आप अच्छा सोच रहे हैं, आपके परिवार, आपके दोस्तों में और भी जहाँ आप कुछ कर रहे हो, तो उससे क्या आप वो लोग अच्छा सोच रहे हैं, तो उससे एक एनर्जी क्रिएट, लोग थोड़ा विनम्र हो, लोगों से अच्छे से बात कर लो, क्यों सर एनर्जी काम करती है सर। रिलेशनशिप वगैरह पे क्या टेक है? तैयारी के दौरान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, सब्जेक्टिव है क्या? ये सर सब्जेक्टिव है, जिसको जैसा ठीक लगे। देखो सर, एक शेर है सर कि यदि तरीके जिंदगी तारीकियों में ले जाए तो जुनून मोहब्बत बेवजह, यानी यदि आपका पार्टनर आपको ग्रो नहीं करवा रहा है, मतलब तो अगर आपका पार्टनर ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ग्रो करवाने मदद कर रहा है, वो भी खुद थोड़ा उसके भी कुछ ड्रीम है और आप साथ साथ ग्रो कर रहे हो, यदि आपको मोटिवेट कर रहा है आपकी तैयारी से, कुछ चीज से भी, तो आप रखो। और अगर आपको डिस्टर्बेंस है
कि नहीं वो तो आप मत मतलब, तो ये सब्जेक्टिव चीज है, पर ये होना चाहिए पार्टनर सपोर्टिव हो तो ज्यादा ठीक सही है। और बात है, आपको सही बात है। मैंने देखा कि जैसे अपने आईटी में लाइब्रेरी में जो कपल्स तैयारी करते थे ना, वो बहुत बहुत लोग बने, आईएएस आईपीएस बने हैं। हाँ। क्योंकि वो क्या है, उस बहाने लाइब्रेरी में बैठे हैं, रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने साथ। बिल्कुल है ही ना सर, आदमी वही वापस वो मेंटली इमोशनल सपोर्ट भी तो मिल जाता है ना सर। पर ये चीज अगर नेगेटिव हो, इमोशनल डिस्टर्ब भी कर सकती है इमोशनली, हाँ, तो वही चीज है वो बहुत कॉशियस रह के करना है ये हाँ काम। हाँ हाँ हाँ, दोनों ही चीज़ है। अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो आप रखिए, और अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेकअप कर लो, लेकिन एक थोड़ा सा आप देख लो आगे तक। नहीं, ये सवाल यूजुअली मैं सर टॉपर से इसलिए पूछता हूँ क्योंकि कुछ लोग अपने फेलियर को, भले ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन अपने फेलियर को फिर जिम्मेदार मान लेते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं कि यार इसलिए मैं फेल होऊंगा, या बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ लोग मतलब वो लेडी लक होता है, तो कुछ लोग उसी के कारण निकल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, कोई एक सुधार जो आप इस एग्जाम प्रोसेस में सजेस्ट करना चाहोगे कि यार ये चेंज होना चाहिए पूरी प्रोसेस में? सर जैसे मैं सबसे ज़्यादा तो मैं चाहूँगा सर ये इंटरव्यू वाला सर। अच्छा, ये सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है सर, किसी को मतलब 20 नंबर का डिफरेंस आ रहा है सर, और 20 नंबर में तो गेम हो जा रहा है। गेम हो जाता है पूरा सर। तो फिर वो पूरा एक तरह से आपने लास्ट में जाके सारी चीज़ें लग पे छोड़ दी। मतलब सही बात है। करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी करते हैं, लेकिन बट फिर भी बहुत लक वाला रह गया। या तो सर एक रेंज डिसाइड हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, कि एवरेज, टॉपर, और उस हिसाब से। तो जैसे आपको पता है कि लक पे डिपेंड करता है, इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, रिजल्ट से पहले आपको क्या लग रहा था इस बार कि यार हो जाएगा, या क्या कैसा था? हाँ, मेरा ये था कि अगर इंटरव्यू मतलब अभी सर मेरा वापस से इंटरव्यू कॉल है, मतलब तो उसमें क्या है कि सर उसमें मैंने इतनी तैयारी नहीं करी थी। अच्छा, ये 2024 24 वाले में, पर फिर भी इंटरव्यू कॉल हुआ तो फिर मुझे लगा कि 23 वाले में तो अपनी अच्छी तैयारी थी, तो उसमें तो फिर अपने मेंस में अच्छे मार्क्स हो गए, तो अगर इंटरव्यू में थोड़े ठीक मिल गए तो ये था कि स्टेट सर्विस तो हो जानी चाहिए। मतलब अच्छा, स्टेट ऐसा नहीं था कि भाई अपन रैंक ये लग जाए, फिर स्टेट सर्विस का ऐसा थोड़ा अंदर से आ रहा था कि स्टेट सर्विस तो हो जानी चाहिए। तो रिजल्ट का आपने देखा था या मैंने खुद नहीं देखा। अच्छा, सबको अलग करके कि मुझे देख हाँ लेने दो। हाँ, देखने के बाद 5 मिनट उसको क्रॉस चेक किया, मैं कहा ब्लेंडर नहीं हो जाए, बता दूर बाहर सही ऐसा हो बात है। जाए। हाँ, फिर वो एम्ब्रेसमेंट हो जाता है थोड़ा। आरएस जर्नी को सर एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। पेशेंस। पेशेंस। ठीक है, तो अभी एक रैपिड फायर टाइप से है, जी जी सर। तो उसमें आपको बिना सोचे समझे ज़्यादा जवाब देना है। टी और कॉफ़ी? टी। चाय 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 लवर हो आप तो, ठीक है। सेल्फ नोट्स या कोचिंग नोट्स? सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स। मॉर्निंग स्टडी या लेट नाइट स्टडी? लेट नाइट स्टडी। रात तक पढ़ते रात थे तक कि कब तक पढ़ते थे? सुबह 2-3 अच्छा, 2-3 बजे तक पढ़ते। फिर आप स्कूल कैसे मैनेज करते थे? वो अगर 10 का टाइम रहता है अच्छा, तब तो हो जाता है। हाँ, बाकी 8-9 बजे उठो तो भी आप पहुँच सकते हो। ठीक है, सिटी पसंद है या गाँव? गाँव। गाँव। लाइब्रेरी या रूम स्टडी? लाइब्रेरी। सोलो स्टडी या फिर ग्रुप? सोलो स्टडी। सोलो स्टडी, ठीक है। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क ऑलवेज। ठीक है। ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टडी? ऑफलाइन। ऑफलाइन। आरएस या आरपीएस? आरएस। आरएस। पेन पेपर या डिजिटल नोट्स? पेन पेपर। पेन पेपर में चल रहे हो, ठीक है। एक वर्ड आरपीएससी के लिए? ये एक वर्ड, परीक्षा। परीक्षा। ये जीवन की परीक्षा हो जाती है, तो बहुत। प्री प्रीलिम्स के लिए? एक वर्ड, हाँ। रिसर्च। रिसर्च। एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह के बारे में आप बता रहे थे। जितना आप ये देख लो कि कहाँ से क्या पूछ रहे हैं। मेंस के लिए? राइट। आंसर राइटिंग जितना करोगे उतना सही है। इंटरव्यू के लिए? स्पीक। पर्सनैलिटी स्पीक, ठीक है। रिजल्ट डे के लिए एक वर्ड? प्रे। आरपीसी सिलेबस के लिए, आरएस का जो सिलेबस है उसके लिए? ये कि वो एक शेर है कि आरपीएससी एक दरिया है, बस तैरते जाना। तैर के जाना, आग का दरिया है, तैर के जाना। ठीक है। मूवी कौन सी है फेवरेट? द शोशांक रिडेम्पशन। शोशांक रिडेम्पशन बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग भी देखना, बहुत अच्छी मूवी है। मतलब चलो आप कंटिन्यू। हाँ, वो परसिस्टेंस वाली बात है कि भाई आदमी लगा हुआ है। हाँ, आप बताओ आप। उसका एक कोटेशन है सर, अब वो ऊपर वो कोटेशन में वो सारा निकल जाएगा, तो फिर आपको उसका पता ही है। कौन से वाला? उसमें एक पेशेंस के ऊपर एक कोटेशन, चलो वो तो नहीं बोलूंगा क्योंकि उससे तो फिर मूवी का वही खत्म हो जाएगा। और उसका एक और कोटेशन है कि आपके अंदर एक ऐसी जगह है जो पत्थरों से नहीं बनी है और उसे कोई नहीं छू सकता। मतलब इस संसार में से बहुत सी जगह है जो पत्थरों से नहीं बनी है। सही बात है। और वो आपके अंदर है और उसे कोई नहीं छू सकता। बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी। सबको देखी जानी चाहिए। द शोशांक रिडेम्पशन सब देखिए। मतलब
फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है सिलेबस में? पॉलिटी। पॉलिटी, फिर आ जाओ पढ़ाने। मैं तो बताओ, मैथमेटिक्स के टीचर बोल रहे हैं कि पॉलिटी फेवरेट सब्जेक्ट है, ये तो अन्याय हो रहा है ये तो। एक मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? खुद पर विश्वास रखिए और अपने सपनों की सुंदरता पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए, और बस आप गिव अप नहीं करना है। चीज़ें बीच में डिफिकल्ट आएगी, डिमोटिवेट नहीं होना है, मतलब आप पेशेंस रखिए। लगातार डिमोटिवेशन सबको आता है, मैं खुद भी ऐसे हो गया था, निराश सा हो गया था, पर वो ठीक है, चीज़ें होनी होगी, जिस दिन होगी आप अपना काम करते रहिए। मतलब और जो अभी जस्ट 12th पास किए स्टूडेंट्स, उनको क्या कहना है आपका? उनका एक थोड़ा लाइफ एक्सप्लोर करो पहले तो थोड़ा सा, मतलब क्योंकि सर वो एक ही जीवन है सर, तो थोड़ा आप एक आध साल लाइफ एक्सप्लोर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना ही मत करो, लेकिन पढ़ने के साथ थोड़ा लाइफ को एक्सप्लोर करो, एक थोड़ा चीज़ों को पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, थोड़ा घूमने जाओ, अगर आपको मूवीज़ में इंटरेस्ट हो तो मूवीज़ देखो, तो थोड़ा लाइफ एक्सप्लोर करो, फिर एक टाइम बाद में आप थोड़ा पूरी तरह से। जीवन मतलब एग्जाम से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है सर। अभी मैं कल सुराना सर से मिला था, जो चूरू कलेक्टर साहब से, तो वो बता रहे थे कि मैंने क्या किया, जैसे मैं IIT से पास आउट हुआ ना, 2-3 साल तक मैंने 25 देशों की तो विजिट की, 29 राज्य विजिट किए, जॉब कर रहे थे, स्टार्टअप कर रहे थे। जब मेरा मन भर गया, सारे चिले वगैरह, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, सब सिटीज जाया, इधर साउथ ईस्ट एशिया की सिटी जाया, तब जाके मैंने कहा कि अब UPSC की मैं तैयारी करूँगा। देखो हाँ, देख सर क्या है कि देखो हम जो भी पाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो लाइफ के लिए करना चाह रहे हैं, पर वो चीज़ लाइफ से बड़ी कैसे हो सकती है? सही बात है। जो चीज़ करना चाहिए लाइफ के लिए नहीं करना चाह रहे हैं ना, पर वो चीज़ इटसेल्फ लाइफ से कैसे बड़ी हो सकती है? सही बात है, सही बात है। एक नया काम जो आपकी दिली इच्छा है कि यार SDM बनने के बाद में ये मैं कर सकता हूँ? सर मेरा है कि जो मैं जहाँ भी लगूँ उसमें जो छोटे बच्चे हैं सर, जो मजदूर या कुछ ऐसा जो पढ़ नहीं पा रहे, तो उनके लिए कुछ करने का है। अच्छा, बढ़िया, बच्चों के लिए सर। रिजल्ट के बाद में लाइफ कैसे चेंज हुई है? क्या बदलाव आए अपनों में, दूसरों में, या फिर आपकी खुद की लाइफ में? देखो सर, सबसे पहले तो मतलब आप नोबडी से समबडी हो जाते हो, मतलब लोगों की नज़रों में, मतलब तो लोग थोड़ा आते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, करते हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि मतलब फिर एक टाइम बाद में मतलब अच्छा तो लगता है कि लोग आपको आ रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं ना। दूसरी चीज़ ये कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है कि आप मेहनत करते हो और आपने अचीव कर लिया। और मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड भी आया सर, थोड़ा ग्रेटिट्यूड ज़्यादा था कि क्योंकि इतनी रैंक मैंने सोची नहीं थी, तो एक ग्रेटिट्यूड वाला भी भाव ज़्यादा रहा। और लोगों का तो होता ही है सर, क्योंकि पहले वो बिल्कुल आपको पूछ ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बाद में वो एकदम से आके अच्छा, वो सबसे बढ़िया सर वो रहता है कि किसी ने रैंडम भी बोला हुआ ना कि तेरा हो जाएगा, तो वो भी आके से क्रेडिट ले मैंने कहा था ना तेरा हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। हाँ देखो, लोग चेंज होते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ सर, उसमें कोई वो बुरी वाली बात नहीं है। अभी कल परसों ही मैं किसी का स्टेटस पढ़ रहा था कि असफलता कोने में रोती है और सफलता का जश्न मनाया जाता है। क्योंकि ये साउथ अफ्रीका वाला जो मैच हुआ था ना विमेन क्रिकेट वाला, तो उसमें वो कैप्टन बैठी हुई थी वो, तो ये तो खैर ये तो वो वाली चीज़ है। अभी शिशुपाल कल परसों मुझे बोल रहा था, रैंक 7 जो है ना, तो बोल रहा था कि सर मेरे स्टेटस के वो नंबर ऑफ व्यूज बढ़ गए हैं, 150-200 होने लग गए हैं, क्योंकि अब लोगों ने नंबर सेव कर लिए ना। पहले की 5-10 व्यूज आते थे मेरे स्टेटस पे। कल वो कलेक्टर साहब के स्टेटस लगाया था उसने, तो ये चीज़ें चेंज तो आती है, लेकिन फिर वही है जैसे आप बोल रहे हो ना, एक तो ग्रेटिट्यूड वाली और एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग मजे भी लेने लग जाते हैं कि यदि आपके जीवन में कुछ गलत होता है तो लोग बैठे रहते हैं कि यार कब फेल हो गया, कब जीवन में प्रॉब्लम आएगी। वो सर मुझे लगता है इतना उनकी आलोचना को और इनको प्रशंसा को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ सर, वो वरना आप अगर आप उन लोगों को लिए कर रहे हो तो आप वैलिडेशन के पीछे भग रहे हो। एग्जैक्टली, सोशल वैलिडेशन तो सोशल वैलिडेशन ऐसा कुआं है जो कभी भरेगा नहीं वो लाइक्स और उसके पीछे भागने लगे तो ठीक है, मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं मिला हाँ, मतलब हाथ जोड़ के आप रेस्पेक्ट करो, कोई माला पहना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, सही बात है। विराट कोहली जब शुरू में क्रिकेट में आए थे तो वो सोशल मीडिया बहुत चेक करते थे कि मेरे बारे में कमेंट कैसे आ रहे, कमेंट कर रहे, तो उनका हो गया दिमाग खराब, क्योंकि लोग तो हर चीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे। फिर उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली कि लोगों के लिए नहीं करना, मुझे देश के लिए करना है, मुझे अपने लिए करना है, जो भी रन बना रहे हैं कुछ भी। देखो सर, तैयारी के दौरान तो पहला तो यही मोटिव था कि RS बनना है, तब तो ये नहीं था कि बदले में लोग ऐसा करेंगे, ये रेस्पेक्ट देंगे, वो देंगे, ठीक, वो मिले तो बढ़िया, नहीं मिले तो बढ़िया, बाई प्रोडक्ट। आप तो आपको सिलेक्शन लेना था, आपने ले लिया, आपका काम खत्म। थैंक यू सो मच करण सर, आपके समय के लिए बहुत अच्छा लगा और बहुत सीखा है सर आपसे, तो अरे सर थैंक यू सर, म्यूचुअल जर्नी है ये। ओके।